भारत के प्रजाजनों एवं विश्व भर में निवास कर रहे भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सिद्धांत। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य हमारे निकट घटित हो रही घटनाओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विधिक, मनोवैज्ञानिक समीक्षा करना एवं उन घटनाओं की समीक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान एवं मानदंडों से जन जन को परिचित कराना है। केरला स्टोरी क्रांति है, केरला स्टोरी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती है, केरला स्टोरी जन जन की वेदना है। इस प्रकार के सहस्त्रों वक्तव्य अभी तक आपने अवश्य ही सुन लिए होंगे। कारण क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जन सामान्य की सामूहिक वैचारिक चेतना की जागृति हो रही है। अब सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन हर व्यक्ति को होने लगे हैं। प्रतीत होता है जिस प्रकार महाबली अर्जुन को भगवान विष्णु ने सत्य के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, उसी प्रकार आज हमें सद्बुद्धि प्रदान की है ताकि हम नग्न सत्य को प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर देख सकें। केरला स्टोरी अजमेर फाइल यह प्रत्यक्ष प्रमाण है सत्य का, और उसी सामूहिक जन जागृति का फलस्वरूप है कि अब मनस पटल में विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी उठने लगे हैं, जिनमें से यह प्रश्न प्रमुख है कि इसका कारण क्या है, निवारण क्या है। कारणों को लेकर वैचारिक मत भिन्नता स्पष्ट है। कुछ मत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्तिगत कारण, पीड़िता का भ्रामक दृष्टिकोण कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है, यह सर्वप्रमुख कारण है। वहीं कुछ मत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्तिगत कारण के अतिरिक्त राज्य का सेकुलरवादी दृष्टिकोण से निर्मित संविधान विधान ही सर्वप्रमुख कारण है। वहीं एक मत माता पिता की कर्तव्यनिष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्हें सर्वाधिक दोषी मानता है। आज हम इन्हीं विभिन्न कारणों पर विस्तृत समीक्षा करेंगे अथवा इस निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि कौन है सर्वप्रथम कारण। राज्य, समाज, परिवार, व्यक्ति। तो समीक्षा का आरंभ करते हैं राज्य से। यदि आप शंकाग्रस्त हैं कि राज्य से शुभारंभ करने का कोई विशिष्ट कारण है क्या, तो संभवतः आपकी शंका सही है। विशिष्ट कारण है, शास्त्रीय कारण है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र में राजधर्म का विस्तृत वर्णन है। शास्त्रों में राजा के कर्तव्य अथवा उनके निर्वहन न करने पर उनकी परिणति अथवा दंड भी बताए गए हैं। यदि शास्त्र राजा को प्रजा के पुण्यों का छठा भाग का अर्जन करने के योग्य मानते हैं, तो शास्त्र प्रजा के पाप के छठा भाग के योग्य भी राजा को मानते हैं। यदि शास्त्र धर्मपरायण राजा को राजऋषि मानते हैं, यदि शास्त्र धर्मपरायण राजा को राजऋषि मानते हैं, तो शास्त्र धर्मविहीन राजा को प्रजा का नाश करने वाला भी मानते हैं। यदि शास्त्र धर्मपरायण राजा को राजऋषि मानते हैं, तो शास्त्र धर्मविहीन राजा को प्रजा का नाश करने वाला भी मानते हैं। यदि शास्त्र राजा में 8 देवताओं का स्वरूप मानते हैं, तो वह उसे इस कर्तव्य से बाध्य भी करते हैं कि वह अपनी प्रजा के सामने सिद्ध करे कि उसका धर्माचरण 8 देवताओं के समान है। यदि राजा धर्मानुकूल आचरण ना करे, तो शास्त्र प्रजा को विरोध करने की अनुमति भी देते हैं। यही विशिष्ट शास्त्रीय कारण है कि मैंने आरंभ राज्य से किया है। आज राजा नहीं है तो क्या हुआ? राजा के कर्तव्यों के कार्यवाहक तो हैं। राजा के कर्तव्यों को निर्वहन करते मंत्रिमंडल तो है। राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करता प्राइम मिनिस्टर अथवा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो है। राजा के कर्तव्यों का निर्वहन करता एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तो है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तो है। यह पूर्णतः वैधानिक है कि राज्य शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः नियंत्रण रख सकता है। संविधान इस पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं करता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान निर्माण के 75 वर्षों के पश्चात भी, शिक्षा का अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन करने के पश्चात भी, यदि राज्य गुरुकुल की शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकता, तो राइट टू एजुकेशन में, शिक्षा के अधिकार में 3 अधिकार अवश्य सम्मिलित करें। राइट टू इंडिजिनियस नॉलेज, राइट टू ट्रू हिस्ट्री, राइट टू कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज। राइट टू इंडिजिनियस नॉलेज का भावार्थ है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में उपजी बौद्धिक विरासत का अनुगमन करने का अधिकार हर नागरिक को देना। विद्यार्थी को यदि न्यूटन के वैज्ञानिक मतों का ज्ञान दिया जाए, तो उसे सूर्य सिद्धांत, बारहवीं, आर्यभट्टिका, लीलावती, बाधम विधान, आयुर्वेद इत्यादि के विज्ञान से भी वंचित न रखा जाए। जब विद्यार्थी केमिस्ट्री में मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड का अध्ययन करे, तो उसे भारतीय तत्व ज्ञान भी सिखाया जाए। तो उसे जीव अजीव, पंचतत्व, अणु परमाणु, द्रव्य, भूतल, पुरुष प्रकृति इत्यादि के बारे में भी बताया जाए। यदि शिष्य को न्यूटन, आइंस्टीन, एडविन हबल के वैज्ञानिक अवलोकनों को कंठस्थ कराने का भार राज्य अपने कंधे पर लेता है, तो क्या सूर्य सिद्धांत, बारहवीं, आर्यभट्ट में व्यक्त किए गए वैज्ञानिक सिद्धांतों को विज्ञान के छात्रों के स्मृति कोश में चिरकालीन स्थापित करने का दायित्व राज्य की शिक्षा प्रणाली का नहीं है?
क्या बायोलॉजी की पुस्तकों में चरक संहिता, शुश्रुत संहिता, सिद्ध, बाधम निधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत सम्मिलित नहीं किए जा सकते? क्या आयुष मंत्रालय के बनने के बाद भी बायोलॉजी एमबीबीएस का पूर्वगामी अध्ययन नहीं रहेगा? यदि साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड के माइंड के 3 स्तर, इड, ईगो, सुपर ईगो की विवेचना की जा सकती है, तो प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की विवेचना क्यों नहीं की जा सकती? यदि इड से उत्पन्न इच्छाओं को संयमित करने की चर्चा हो सकती है, इंद्रिय संयम का विमर्श क्यों नहीं हो सकता? क्यों एक नागरिक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि अष्टांग योगों के अंगों से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहे? क्यों वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार आदि विकारों को समझने एवं उनकी विकृतियों में परिवर्तन होने से पूर्व अनुमूलन करने के अधिकार से वंचित रहे? क्या सेक्सुअल ऑफेंस काम की इंद्रिय को संयमित अथवा अनुशासित ना कर पाने के कारण उत्पन्न होने वाला एक विकार, विकृति अथवा वासना नहीं है? क्या भ्रष्टाचार, करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, फिजिकल ऑफेंस, व्हाइट कॉलर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग आदि आदि जितने भी अपराध हैं, क्या ये अपराध का मूल कारण लोभ नहीं है? क्या आवेश में आकर किए गए मर्डर हमें समाचार पत्रों में पढ़ने सुनने को नहीं मिलते? तो क्या अपराध सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, या उनका एक और दृष्टिकोण भी है कि वह इंद्रिय संयम के अभाव में उत्पन्न होने वाली यथास्थिति का चिलिंग इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट है? क्या यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि हमें पोस्को जैसे कानून की आवश्यकता पड़ी? पोस्को, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस। क्या यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, विशेषकर उस सभ्यता के लिए, उस समाज के लिए जो मनोविज्ञान के उच्चतम शिखर पर विराजमान हो और इंद्रिय संयम द्वारा अपराधों का निराकरण करने का मार्ग प्रशस्त करती हो? क्या हमारा बुद्धि का विवेक दैत्यों के स्तर तक गिर चुका है, इतना निकृष्ट हो चुका है, इतना निकृष्टतम हो चुका है कि उसमें महिषासुरी प्रवृत्तियां प्रवेश कर रही हैं, उसमें सतोगुण की अणु मात्र भी संभावना नहीं बची है, उसकी बुद्धि पर सिर्फ काम ही काम नृत्य कर रहा है, उसकी बुद्धि पर सिर्फ काम ही काम नृत्य कर रहा है? क्या हमारे दंड विधानों में निरंतर हो रहे संशोधन इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारा दृष्टिकोण कि अपराध सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर समस्या है, यह विफल होता जा रहा है और हमें एक नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है, संभवतः वही दृष्टिकोण जो प्राचीनतम सभ्यता ने हमें विरासत में दिया था, परंतु हमारे इस मृत्युष से लोप हो चुका है, क्योंकि राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा प्रणाली हमें उसका ज्ञान नहीं दे रही है। हर न्याय प्रणाली, हर दंड विधान मनुष्य पर ही निर्भर करता है, और यदि मनुष्य ही दैत्य जैसा आचरण करे, यदि मनुष्य के चरित्र में ही विकार, विकृति, वासनाओं की बाहुलता हो, तो कैसे सद आचरण होगा? और कैसे सद आचरण की आशा करना अतिशयोक्ति नहीं होगी? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न भी कौन देगा कि राज्य द्वारा दी गई स्वतंत्रताएं, अधिकार किसके हैं? चित्त के, मन के, बुद्धि के, या सिर्फ इंद्रियों की लोलुपता के? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र प्रणाली के मूल में स्थापित लिबर्टी, फ्रीडम का मनोवैज्ञानिक रूप भी तो है। वो लिबर्टी, फ्रीडम है किसकी? क्या बुद्धि की लिबर्टी वही लिबर्टी है जो इंद्रिय की लिबर्टी है? क्या बुद्धि की लिबर्टी वही लिबर्टी है जो मन की लिबर्टी है? क्या इड की लिबर्टी, ईगो की लिबर्टी, सुपर ईगो की लिबर्टी समान है? क्या सतोगुण की बुद्धि से लिया गया स्वतंत्रता का निर्णय वही निर्णय होगा जो तमोगुणी बुद्धि से लिया गया होगा? क्या मनुष्य की स्वतंत्रता वही स्वतंत्रता होगी जो पशु में है? क्या यह शिक्षा पद्धति हमारे युवा वर्ग की प्रमुख समस्याओं जैसे ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन का निराकरण नहीं कर सकता है? क्या यह शिक्षा पद्धति हमारे युवा वर्ग की प्रमुख समस्याएं जैसे ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन का निराकरण नहीं कर सकती है? क्या उड़ता पंजाब का मूल इंद्रिय संयम का भाव नहीं है? क्या यह शिक्षा पद्धति, क्या यह भारतीय मनोविज्ञान हमें एक नए दृष्टिकोण से सेक्सुअल फ्रीडम, फेमिनिज्म का अवलोकन करने का अवसर नहीं प्रदान करेगी? क्या यह शिक्षा पद्धति जेंडर फ्लूइडिटी को समझने का एक नवीन दृष्टिकोण हमें नहीं देगी? क्या लव जिहाद की वो पीड़िता जो ऐसा मानती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है, उनके ऐसा मानने के पीछे का कारण ड्रग, सेक्स नहीं होता है, जिसके कारण वह ड्रग और सेक्स के ट्रैप में फंस जाती हैं, जहां से पीछे हटना उनके लिए अत्यंत दुष्कर होता है और एक ऐसी राह पे चलने के समान होता है जिसपे कांटे ही कांटे भरे होते हैं। पग पग पर सामाजिक प्रतिष्ठा हाथ होती है, पग पग पर स्वयं के प्रति ग्लानि से भरे विचार ही विचार होते हैं, और यही कारण होते हैं कि व्यक्ति ब्लैकमेल होता है, उस ट्रैप में फंसने को विवश हो जाता है, कई बार आत्महत्या भी कर लेता है। यदि वह अत्यंत साहसी बनकर सामने आने का निर्णय भी करता है तो भी उसे इसी प्रकार के मनोस्थिति से गुजरना पड़ता है।
यदि राजनीति शास्त्र में वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी सिखाई जा सकती है तो हमारे प्राचीनतम धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र में वर्णित राजनीति विज्ञान क्यों नहीं? महर्षि मनु, याज्ञवल्क, नारद, कौटिल्य, शुक्राचार्य का ज्ञान क्या विद्यार्थी के लिए अस्पृश्य है? क्या राज्य का नागरिक को अपने शिक्षा तंत्र से धर्मशास्त्रों में विदित ज्ञान से वंचित रखना क्या एक प्रकार का आइडियोलॉजिकल फेवरेटिज्म नहीं है? क्या आइडियोलॉजिकल फेवरेटिज्म जब शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाए तो वह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी नहीं है? क्या इसी को एंटोनियो ग्राम्स्की ने इंटेलेक्चुअल क्लास की हेगेमोनी कहा था? क्या इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ, जेएम केन्स के विचारों के साथ अर्थ और अनर्थ का शास्त्रीय धारणा को विलुप्त करने का कारण मन को एक बार शंकाग्रसित नहीं करता है? क्या कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसे वृहद ग्रंथ होने के पश्चात भी उसकी अणुमात्र भी उपस्थिति संदेह को उत्पन्न नहीं करती है? क्या इसी तरह का आइडियोलॉजिकल फेवरेटिज्म एंटोनियो ग्राम्स्की की इंटेलेक्चुअल क्लास की हेगेमोनी को सार्थक सिद्ध नहीं करता है? क्या ये एंटोनियो ग्राम्स्की की इंटेलेक्चुअल क्लास की हेगेमोनी का प्रमाण नहीं है? अब हम राइट टू इंडिजिनियस नॉलेज की समीक्षा को समाप्त करते हुए किस प्रकार से उसे विधान का अंग बनाया जाए, राइट टू एजुकेशन एक्ट का पार्ट बनाया जाए, उसका एक ड्राफ्ट देते हैं। क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट में संसद द्वारा ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता कि उसमें राइट टू इंडिजिनियस नॉलेज को राइट टू एजुकेशन का अभिन्न बनाया जाए और उसमें एक शेड्यूल अथवा अनुसूची ऐड की जाए जिसमें सारे के सारे वो शास्त्र अथवा वो विषय सम्मिलित होंगे जिन्हें पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि शेड्यूल का ड्राफ्ट इस प्रकार बनाया जाए, उदाहरण के तौर पर यदि शेड्यूल का ड्राफ्ट इस प्रकार बनाया जाए, 4 वेद, वेदांत, वेदांग, दर्शन जिसमें नास्तिक दर्शन भी सम्मिलित होंगे, धर्मशास्त्र जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि सम्मिलित होंगी, अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र जैसे शुक्र नीति, चाणक्य नीति, वेदो नीति, इतिहास पुराण। इसी के साथ एक अनुसूची और भी बनाई जा सकती है जिसमें वो विषय संसद निर्धारित कर सकती है जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उदाहरण के तौर पर वेदों में राजनीति शास्त्र के लिए सभा समिति का वर्णन है, तो सभा समिति को राजनीति शास्त्र का भाग बनाया जा सकता है जिसमें वह विषय वर्णित होंगे जिन विषयों को हर सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। जैसे वेद में ऐसे कई विषय हैं जो विज्ञान में पढ़ाए जा सकते हैं, वेद में ऐसे कई विषय हैं जो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में पढ़ाए जा सकते हैं। यह सूची उन सारे विषयों को सब्जेक्ट वाइज अनुक्रमित कर देगी। मेरा दूसरी अनुसूची का राइट टू एजुकेशन एक्ट में सम्मिलित करने का कारण यह है, यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो एक बॉडी अवश्य ही बनाई जाएगी जो ये कार्य करेगी, जो कार्यपालिका से होगी, जिसे डेलीगेट लेजिस्लेशन कहा जाता है विधान की भाषा में। वो बॉडी क्या करेगी, कैसे करेगी, ये संसद उस पर छोड़ देगा, और वो कैसे करेगी, क्या करेगी, उसका परिणाम प्रजा को भुगतना पड़ेगा। ऐसा हुआ है, आज तक ऐसा ही हुआ है। हमारी जितनी बॉडीज बनी है जिन्होंने एनसीईआरटी के करिकुलम तय किए हैं, जब वो कम्युनिस्टों द्वारा ओवरटेक की गई है तो उन्होंने किस तरह की पुस्तकें हमें पढ़ाई हैं ये भी हम जानते हैं, क्योंकि इस विषय को भी हम नहीं भूल सकते कि वेदों के नाम पर क्या पढ़ाया जाए, कौन सी इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जाए, यह बहुत आवश्यक है। यदि वेदों में मैक्स मुलर की इंटरप्रिटेशन पढ़ाएंगे और यदि वेदों में मैक्स मुलर की इंटरप्रिटेशन पढ़ाएंगे तो संभवतः परिणति कुछ और भी हो सकती है, परिणति वेदों का ज्ञान नहीं हो सकती। यदि वेंडी डोनिगर की मनुस्मृति पढ़ाएंगे तो ज्ञान कुछ हो ही जाएगा, वह नहीं जाएगा जिसके लिए राइट टू इंडिजिनियस नॉलेज का प्रस्तावना की गई है। तो यह बहुत आवश्यक है कि हम किन विषयों को पढ़ाएंगे, किन शास्त्रों से पढ़ाएंगे और किन स्रोतों से पढ़ाएंगे। अभी भी एनसीईआरटी वेद को पढ़ाता है, वैदिक एज को पढ़ाता है, परंतु किस वे में पढ़ाता है, किस उद्देश्य से पढ़ाता है, संभवतः उस उद्देश्य से पढ़ाता है जो मार्क्स लेनिन, स्टालिन, एंटोनियो ग्राम्स्की के उद्देश्य है। वो पढ़ाते हैं कि भारत से एक वर्ग है जो आर्यन के नाम से प्रचलित था और उसने यहाँ के मूल निवासी दास दस्युओं से युद्ध किए और उन्हें पराजित कर दिया, परंतु वो वहाँ के राजधर्म को नहीं पढ़ाता, वो वेद काल के राजधर्म को नहीं पढ़ाता, वो इतिहास पुराण को प्रामाणिक इतिहास भी नहीं मानता। वह मार्क्सवादी लेखन की हिस्टोरियोग्राफी का अनुगमन करता है जिसका आधार प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो मार्क्सवादी लेखकों के अनुसार सार्वभौमिक सत्य है। तो एक तीसरी सूची भी होनी चाहिए, उस सूची में स्रोत लिखे जाएंगे कि किन स्रोत से आप उन सिद्धांतों को, उन विषयों को पढ़ाएंगे। वेंडी डोनिगर, मैक्स मुलर से नहीं पढ़ाएंगे। यदि सिर्फ एक सूची रहती है तो हमेशा इस बात की संभावना रहेगी कि उन सारी इंडिजिनियस नॉलेज का मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला विषय भी इसी मार्क्सवादी लेखन से उत्पन्न समस्याओं के निवारण से संबंधित है।
राइट टू ट्रू हिस्ट्री। राइट टू ट्रू हिस्ट्री की कोई आवश्यकता ही नहीं थी यदि मार्क्सवादी हिस्टोरियोग्राफी में राइट टू ट्रू हिस्ट्री का हनन न किया होता तो। इतिहास की महत्वता क्या है? इतिहास का बोध प्रथम अनिवार्य बाध्यता है राष्ट्र की उन्नति का। आज वर्तमान में हमारा राष्ट्र कई ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जिसकी जड़ें इतिहास के कालांतर में ही है, एवं यदि उनकी जड़ें इतिहास में नहीं ढूंढी गई तो उनके मूल कारण का निवारण कभी नहीं होगा। वह समस्या का निवारण भी अर्ध ही होगा। समस्या का पूर्ण निवारण उसका उन्मूलन ही होता है। इतिहास हमें उस जड़ से परिचित कराता है, उस जड़ के प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। यही है इतिहास की महत्वता। मैंने अपने इस वक्तव्य में पीड़िता के दृष्टिकोण से संविधान निर्माताओं से कुछ प्रश्न किए। उन प्रश्न का आधार यही था कि केरला स्टोरी जैसी समस्या की जड़ इतिहास में है। चाहे डोनेशन थ्योरी हो, चाहे जनसांख्यिकी हो, चाहे संविधान हो, चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वक्फ एक्ट हो, चाहे शरीयत एक्ट हो, चाहे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट हो, चाहे मोहल्ला विद्रोह हो, इन सब की जड़ें इतिहास में ही है। चाहे नेहरूवाद हो, चाहे गांधीवाद हो। यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि उनके नीतिगत निर्णयों के कारण हम किसी घटनाओं तक पहुंचे हैं, तो नेहरूवाद, गांधीवाद का अध्ययन करना भी इतिहास ही है। केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, अजमेर फाइल, सबकी नींव इतिहास में ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि केरला स्टोरी की चित्कार उसी भूखंड से आती है जहाँ पर केरला स्टोरी से पूर्व मोहल्ला विद्रोह नामक दुर्घटना हुई। केरला स्टोरी की चित्कार उसी भूखंड से आती है जहाँ से ISIS की सर्वाधिक रिक्रूटमेंट हुई है। उसी भूखंड में इस्लाम की 6वीं-7वीं शताब्दी में स्थापना से लेकर खिलाफत आंदोलन से लेकर ISIS रिक्रूटमेंट से लेकर केरला स्टोरी तक का बहुत लंबा इस्लामीकरण का इतिहास रहा है। और वही इतिहास अत्यंत विभत्स, बर्बर, निशंस घटनाओं से परिपूर्ण रहा है। यदि इतनी घटनाओं के पश्चात भी, यदि इतने रक्त रंजित इतिहास के पश्चात भी, यदि इतनी वेदनाओं के पश्चात भी इस्लाम की अनभिज्ञता है, तो क्या उसे प्रथम दृष्टया इतिहास बोध का अभाव नहीं कहा जा सकता? यह महत्व है द केरला स्टोरी में राइट टू ट्रू हिस्ट्री का। मुझे इस तथ्य का भी भली भांति भान है कि इतिहास में विभिन्न दृष्टिकोणों के होने की संभावना सदैव रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि विभिन्न मतों के होने से इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि राज्य की शिक्षा प्रणाली पर किसी एक वैचारिक दृष्टिकोण की हेgemony नहीं है। और यहीं पर हमें इस भेद को भी समझना होगा कि इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण और तथ्यों में क्या भिन्नता है। इसे उदाहरण से अशोक एक महान शासक है। यह एक इतिहासकार की हर प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करने के पश्चात निकाला गया एक निष्कर्ष। अथवा यदि यह कहा जाए कि एक इतिहासकार का मत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, किंतु पुरातात्विक साक्ष्य नहीं, तथ्य अथवा पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? वो पुरातात्विक साक्ष्य जिन साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद इतिहासकार ने एक निष्कर्ष निकाला। अशोक के स्तंभ पुरातात्विक साक्ष्य है, तथ्य है। अशोक के स्तंभ पर विदित राजाज्ञा पुरातात्विक साक्ष्य है, तथ्य है। अशोक के स्तंभ पर इंकित राजाज्ञा करवाने के विभिन्न कारण हो सकते हैं और इस पर मतभिन्नता हो सकती है, परंतु क्या अशोक सम्राट के द्वारा दी गई राजाज्ञा जो अशोक स्तंभ पर अंकित है वह पुरातात्विक साक्ष्य की दृष्टि से हटाया जा सकता है? क्या यह कहा जा सकता है कि अशोक सम्राट ने जो राजाज्ञा इंकित की थी वह मिथ्या है? उसी प्रकार जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो क्या तैमूर के द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनी तथ्य है या मत है? बिना किसी संदेह के तैमूर की जीवनी मुल्कुजात तैमूरी एक तथ्य है। मुल्कुजात तैमूरी में भारत के अध्याय में वर्णित विभिन्न घटनाओं का विभिन्न इतिहासकारों द्वारा मूल्यांकन हो सकता है और वे अलग अलग निष्कर्ष पर भी हो सकते हैं, किंतु यदि इतिहास की पुस्तकों से उसने अपनी जीवनी में किन घटनाओं का वर्णन किया है, किन कारणों को अपने आक्रमण का मूल बताया है, यह हटा दिया जाए, इसे ही कहा जाएगा राइट टू ट्रू हिस्ट्री का हनन। क्योंकि एक आक्रमणकारी की जीवनी एक प्रमुख स्रोत है जिससे उन कारणों का अवलोकन हो सकता है जो कारण आक्रमण का मूल थे उसके दृष्टिकोण से। तो क्या उस तथ्य की अनुपस्थिति संदेह उत्पन्न नहीं करती है? तथ्यों की विश्वसनीयता को लेकर विभिन्न इतिहासकारों ने मतभेद हो सकते हैं। कोई इतिहासकार यह कह सकता है कि यह प्राथमिक स्रोत है, कोई इतिहासकार कह सकता है यह प्राथमिक स्रोत नहीं, कोई इतिहासकार कह सकता है यह विश्वसनीय स्रोत है, कोई इतिहासकार कह सकता है यह विश्वसनीय कदापि नहीं, किंतु वह उसके द्वारा लिखित जीवनी है। यदि इस तथ्य को सब स्वीकार करते हैं तो इस तथ्य को अनुपस्थित करने का क्या कोई कारण हो सकता है इतिहास की पुस्तकों से? और यदि उसमें से एक भी स्रोत, एक भी पुरातात्विक साक्ष्य, एक भी तथ्य अनुपस्थित है तो क्या वह एनसीईआरटी की कर्तव्य निष्ठा पर संदेह उत्पन्न करने के लिए काफी नहीं है? जब मन शंकाग्रस्त होता है तो वह निवारण भी चाहता है। उसी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का एक निवारण है राइट टू ट्रू हिस्ट्री।
वो राइट टू ट्रू हिस्ट्री जो तथ्यात्मक हो, फैक्चुअल हिस्ट्री हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्यों को क्रमबद्ध करे, सूचीबद्ध करे। यदि विधान के रूप में राइट टू ट्रू हिस्ट्री को परिभाषित किया जाए तो एक प्रस्तावना इस प्रकार भी बनाई जा सकती है, राइट टू ट्रू हिस्ट्री शैल इंक्लूड फर्स्ट all the sources or the archaeological evidence in toto available till date, and second, all the opinion of the historian expressed on that source or the archaeological evidence for each topic or subtopic that is taught in the curriculum. इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि राज्य की बाध्यता होगी कि उसे विद्यार्थी के सामने अपने पाठ्यक्रम में यथा रूप में हर तथ्य, हर पुरातात्विक साक्ष्य को प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राइट टू ट्रू हिस्ट्री के अधिकार का हनन करना एक सिविल रॉन्ग होगा, एक कोर्ट होगा, जिसके लिए राष्ट्र का हर नागरिक सिविल कोर्ट जा सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाए कि संविधान संसद को बाध्य करता है कि वह किसी भी अपराध को रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पर राइट टू ट्रू हिस्ट्री एक सिविल रॉन्ग है, एक टोर्ट है, वो कोई अपराध नहीं है, वो कोई दंड विधान नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है, तो इस सिविल रॉन्ग को, इस टोर्ट को रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया जा सकता है। इसका फलस्वरूप क्या होगा? जो एनसीईआरटी के हिस्ट्री कमेटी के मेंबर रहे हैं और सिर्फ एक दृष्टिकोण से, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उन्होंने इतिहास का लेखन किया है, उन्हें भी राइट टू ट्रू हिस्ट्री के हनन के लिए हर नागरिक को कंपनसेशन देना पड़ सकता है। यदि हर नागरिक उनके विरुद्ध न्यायालय में पहुंच जाए तो उनकी स्थिति क्या होगी, इनकी कल्पना आप सरलता से कर सकते हैं। यदि सहस्त्र नागरिक भी उनके विरुद्ध वाद दायर करें न्यायालय में तो संभवतः उनकी संपत्ति समाप्त हो जाए। अब हम राइट टू ट्रू हिस्ट्री का समापन करके अपने अगले अधिकार राइट टू अंडरस्टैंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर प्रकाश डालते हैं। यदि हम इस तथ्य को सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक दृष्टि से स्वीकार करते हैं कि हम एक रिलीजियस डाइवर्स राष्ट्र हैं अथवा राज्य हैं, हम एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम एक ऐसा समाज है जो प्लूरलिस्टिक है, हम एक ऐसा राष्ट्र है जिसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है, तो यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र है जिसके इतिहास में विभिन्न मान्यताएं, विभिन्न पंथ, विभिन्न दर्शन सदैव से रहे हैं, तो क्या उन्हीं विभिन्न मान्यता, उन्हीं विभिन्न दर्शन, उन्हीं विभिन्न पंथों को अध्ययन करने का अधिकार हर नागरिक को नहीं मिलना चाहिए? क्या राइट टू कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी नहीं होना चाहिए? यही राइट टू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी हमारा राइट टू अंडरस्टैंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मूलभूत आधार है। हमें यह तथ्य बिल्कुल अपने स्मृति कोश से लोप नहीं होने देना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 25 हमें राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, प्रोफेस रिलीजन देता है। और यदि हम यह मानते हैं कि हमारी सोसाइटी प्लूरलिस्टिक है, रिलीजियसली डाइवर्स है, तो क्या एक नागरिक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की मान्यताएं, पंथ, दर्शन को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है? यदि नहीं किया जा सकता तो क्या राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि वो भिन्न भिन्न मान्यता, भिन्न भिन्न पंथ, भिन्न भिन्न दर्शन जो कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का आधार है, उनका अवलोकन कर अपनी निजी नैतिकता का निर्धारण कर सके? वो यह तय कर सके कि उसकी निजी व्यक्तिगत नैतिकता के लिए श्रेष्ठतम क्या है? कौन से दृष्टिकोण ऐसे हैं जो किसी पंथ के श्रेष्ठ हैं? कौन से दृष्टिकोण ऐसे हैं जो उसकी निजी नैतिकता के लिए निकृष्ट हैं? कौन से दृष्टिकोण ऐसे हैं, कौन से वैचारिक मतभेद ऐसे हैं जिनका उपयोग करके वह एक समीक्षक की भांति सबका अवलोकन कर सकता है? क्या राइट टू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज को राज्य के पाठ्यक्रम का भाग ना बनाकर हम यह नहीं कह रहे हैं कि संविधान निर्माताओं का राइट टू रिलीजन से सिर्फ तात्पर्य यह था कि जिस परिवार में वह जन्म ले उसी परिवार की मान्यता, दर्शन को मानने के लिए वह बाध्य हो? क्या इसे ही लोकतंत्र में इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फ्री विल कहा जाएगा? यदि इसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट अथवा फ्री विल कहना जटिल है तो क्या इस बात पे ही स्वयं प्रश्न नहीं उठता कि क्या हम सच में रूरलिस्टिक सोसाइटी, रिलीजियस डाइवर्स नेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन वास्तविकता में है भी, या ये भ्रमात्मक शब्दावली है? क्या कोई ऐसा राष्ट्र जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हो, लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को मानता हो, वह वैचारिक स्वतंत्रता का उद्घोष कर सकता है, राइट टू डिसेंट का उद्घोष कर सकता है, बिना नागरिक को अवसर दिए कि वह विभिन्न मान्यताओं का अध्ययन कर सके और अपनी निजी नैतिकता में श्रेष्ठतम चयन कर सके? क्या संविधान अथवा विधान में राइट टू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी का अभाव केरला स्टोरी का एक प्रमुख कारण नहीं है? यदि पीड़िता को धर्म का ज्ञान होता और दीन का ज्ञान होता तो क्या उसे उस प्रश्नों के उत्तर पता नहीं होते जिन प्रश्नों के कारण उसे ब्रेन वॉश किया गया था? जिन प्रश्नों के उत्तर उसे पता ना होने के कारण उसे यह कहा गया था कि तुम्हारे पंथ के विचार हमारे पंथ के विचार से निकृष्ट हैं, वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारे देवी देवता तो वनरेबल है।
तुम्हारे देवी देवता जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? यदि किसी को धर्म का ज्ञान हो और दीन का ज्ञान हो तो उसे स्पष्ट रूप से यह पता होगा परमात्मा एवं अल्लाह में क्या समानताएं अथवा भिन्नताएं हैं। उसमें इस बौद्धिक सामर्थ्य का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होगा जो दीन अथवा धर्म में विभिन्न विषयों के प्रति दृष्टिकोण का मूल्यांकन कर सकती है। एक विद्यार्थी यह समीक्षा कर पाएगा कि दीन में स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण है, स्त्री के क्या अधिकार है, धर्म शास्त्रों में स्त्री के क्या अधिकार है, स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण है। हर व्यक्ति इसका निर्धारण कर पाएगा कि वैज्ञानिकता दीन में अधिक है या धर्म में। हर विद्यार्थी को इस भेद का पता होगा कि मलेच्छ, राक्षस, असुर, दैत्य के भावार्थ क्या हैं अथवा काफिर, मुनाफिक, मुशरिक, मुर्तद, पैगन, सैटन वर्शिपर के अर्थ क्या हैं। भावार्थों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। उसे पता होगा कि मलेच्छ, राक्षस, असुर, दैत्य के आधार क्या हैं। उसे यह पता होगा कि मलेच्छ, राक्षस, असुर, दैत्य के भेद के आधार क्या हैं। उसे यह भी पता होगा कि मोमिन से काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, मुर्तद के आधार क्या हैं। हर नागरिक में यह विवेक भी होगा कि वह इस्लामिक वैधानिक ग्रंथों एवं मध्यकालीन भारत में समानताएं एवं विभिन्नताएं पर होने वाले विचार विमर्श को स्पष्ट रूप से समझ पाएगा और एक प्रमाणिक निष्कर्ष भी निकाल पाएगा। वह यह भी समझ पाएगा कि यथार्थ में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका मूल इतिहास में है और उस इतिहास का दीन के वैधानिक ग्रंथों से किस प्रकार का समन्वय है। तब संभवतः उसे इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि क्यों एक विशेष वर्ग ऐसा कहता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है। यह पूर्णतः एक भ्रामक दृष्टिकोण है। यदि आपके मन में यह शंका है कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी हमारे व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित थोड़ी करती है, वह व्यक्तित्व पर प्रभुत्व थोड़ी स्थापित करती है, उसकी तो बड़ी सीमित सीमा होती है। वह तो हमारे सामाजिक जीवन में कोई विशेष प्रभाव भी नहीं डालती। वह तो हमारे घर के कुछ सीमित क्रियाकलापों जैसे कि पूजा पाठ, त्योहार मनाना इत्यादि तक ही सीमित रहती है। इसका उत्तर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। सर्वप्रथम हमें यह अवलोकन करना होगा कि मनोविज्ञान की दृष्टि रिलीजियस आइडेंटिटी के प्रति क्या है। दूसरा, हमें यह समीक्षा करनी होगी कि किस प्रकार वह रिलीजियस आइडेंटिटी उसके व्यक्तिगत निजी जीवन एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। तीसरा, हमें इस बात का अवलोकन अवश्य करना होगा कि किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम इस तथ्य पर विचार करें कि मनोविज्ञान की दृष्टि रिलीजियस आइडेंटिटी पर क्या है, तो सर्वप्रथम हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि मनोविज्ञान इस तथ्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके समाज, उसके परिवार, उसकी सराउंडिंग्स, उसके इन्वायरमेंट से ही पोषित होता है। तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आइडेंटिटी हमारे व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी का आधार है। भारतीय दर्शन की दृष्टि में इसी को अहम कहा जाता है। जैसी पर्सनैलिटी होगी, जैसी आइडेंटिटी होगी, वैसा ही दृष्टिकोण होगा, परसेप्शन होगी। जैसा दृष्टिकोण होगा, परसेप्शन होगी, वैसा आचरण होगा, वैसा एटीट्यूड होगा, वैसा कंडक्ट होगा। यदि यह कहा जाए यथा अहम तथा दृष्टिकोण, यथा दृष्टिकोण तथा आचरण, तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह वाक्य अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य को उजागर करता है। यही अहम हमारी व्यक्तिगत नैतिकता का निर्धारण करता है। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या वर्चू है, क्या सिन है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या डू है, क्या डोंट्स है। इस निजी नैतिकता का निर्धारण, इस निजी शिष्टाचार का निर्धारण, इस मोरालिटी का निर्धारण, इस एथिक्स का निर्धारण यह आइडेंटिटी अहम ही करता है। और यदि यह आइडेंटिटी इस पर्यावरण में पोषित हो जिसका आधार रिलीजन है, तो ऐसे पर्यावरण से पोषित आइडेंटिटी का आधार सिर्फ और सिर्फ रिलीजन होगा। वह राइट, रॉन्ग, डूज, डोंट, वर्च्यू, सिन, पाप, पुण्य सबका निर्धारण रिलीजन के आधार पर ही करेगी। इसमें यह भी सम्मिलित है कि यदि एक व्यक्ति रिलीजियस सोसाइटी में रहता है और वह अपनी निजी नैतिकता का निर्धारण रिलीजन के आधार पर नहीं करता, तो उसमें उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और वह कीमत क्या होती है, इसका निर्धारण स्वयं वही रिलीजन करता है। वह ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, वह इस विरोध को किस प्रकार कर सकता है, इसका निर्धारण ही रिलीजन ही करता है। इसी को सोशल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। समाज व्यक्ति की आइडेंटिटी का निर्धारण करता है, वह उसके हर दृष्टिकोण का भी निर्धारण करता है। वह यह निर्धारित भी करता है कि किस प्रकार उसका स्त्री के प्रति दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति से जिसका पर्यावरण भिन्न है उससे भिन्न हो सकता है।
उसकी आइडेंटिटी उसके विभिन्न विषयों के प्रति दृष्टिकोण का भी निर्धारण करती है। उसका स्त्री के प्रति, पशु के प्रति, पर्यावरण के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, इसका निर्धारण भी वह रिलीजियस आइडेंटिटी कर सकती है। उसका राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राज्य के कर्तव्यों के प्रति, राज्य के अधिकारों के प्रति, राज्य का मूलभूत आधार नागरिकता के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण होगा, इसका निर्धारण भी रिलीजन कर सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उस रिलीजियस आइडेंटिटी के अधीनस्थ होता है, क्योंकि वह रिलीजियस आइडेंटिटी उसकी दूसरी सारी आइडेंटिटीज पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। और यदि किसी भी प्रकार का दो आइडेंटिटीज में विरोधाभास हो तो वह रिलीजियस आइडेंटिटी की नैतिकता का ही अनुगमन करता है। संभवतः यही कारण होता है कि जब रिलीजन आपकी डोमिनेंट आइडेंटिटी बन जाती है तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की संभावना समाज में अवश्य ही बनती है, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को रिलीजन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और वो आइडेंटिटी जहां जहां समान होती है उन लोगों के साथ आप अपने आप को जोड़कर देखते हैं, जिससे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का उद्गम होता है। और इसमें, इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में किसी राज्य की, किसी भूखंड की सीमा नहीं रहती है। आप संभवतः एक शब्दावली से अवश्य परिचित होंगे, एथिकल डिलेमा। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसको एथिकल डिलेमा कहा जाता है, परंतु एथिकल डिलेमा की परिभाषा क्या होगी? क्या इसका निर्धारण भी हमारी आइडेंटिटी नहीं कर सकती है? कौन सी परिस्थिति एथिकल डिलेमा होगी, कौन सी परिस्थिति एथिकल डिलेमा नहीं होगी, इसका निर्धारण भी तो रिलीजियस आइडेंटिटी कर सकती है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रश्न संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के ऊपर उठते हैं, पर प्रश्न किस दृष्टिकोण से उठते हैं? प्रश्न इस दृष्टिकोण से उठते हैं कि उन्होंने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन किया है अथवा विधान की सीमाओं का उल्लंघन किया है। परंतु यदि उनके दृष्टिकोण से सोचा जाए तो यह भी संभव है कि उनके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन नहीं है। उनके लिए बड़ा स्पष्ट है कि उन्हें कौन सी नैतिकता का पालन करना है, संवैधानिक अथवा पंथीय नैतिकता। तो यह प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है कि यदि रिलीजियस आइडेंटिटी डोमिनेट करने लगे तो वह तो राज्य की कर्तव्यनिष्ठता में भी बाधा बन सकती है, वह तो राष्ट्रीय सुरक्षा के समस्याओं का उद्गम भी कर सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि इस प्रकार की संभावनाओं को मिथ्या भाषण कहा जाता है तो वह वक्तव्य स्वयं में मिथ्या भाषण होगा एवं तथ्यात्मक नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिन्हें हम टू नेशन थ्योरी कहते हैं और उसकी परिणति पार्टीशन हुई, इनके पीछे किस प्रकार की रिलीजियस आइडेंटिटी कार्यरत थी, क्या इस पर अवलोकन नहीं होना चाहिए? यहाँ पर हमें इस रिलीजियस आइडेंटिटी की समीक्षा नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के समानांतर करने की अत्यधिक आवश्यकता है। हो सकता है यहाँ पर नेशन स्टेट के तथ्य को उजागर करना आपको इररिलेवेंट लगे, लेकिन नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट का रिलीजियस आइडेंटिटी से बहुत ही गूढ़ संबंध है। जिस प्रकार की मैंने अभी चर्चा की और यह बताया कि किस प्रकार से रिलीजियस आइडेंटिटी की कोई सीमा नहीं होती, वह राज्य राष्ट्र के प्रति सुरक्षा के समस्याओं को उजागर कर सकता है, उसी प्रकार से नेशन स्टेट के दृष्टिकोण से हमें रिलीजियस आइडेंटिटी को अवश्य समझना चाहिए। नेशन स्टेट क्या होता है, सर्वप्रथम हम इसे समझें। लेमैन भाषा में, सामान्य व्यक्ति की भाषा में, राष्ट्र की जो व्यवस्था है जिसे हम राज्य कहते हैं उसी को स्टेट कहा जाता है। पाश्चात्य जगत के विचारक नेशन को एक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जहां समान भाषाएं, समान ऐतिहासिक दृष्टिकोण, समान धारणाएं, समान मान्यताएं हों। किंतु भारत की यथास्थिति इससे भिन्न है, यह तथ्य कोई छुपा हुआ नहीं है। पाश्चात्य जगत में, यूरोप में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैथोलिक चर्च के विरोध में आया था। पाश्चात्य जगत में नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के कारण लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह भी तथ्य कोई मिथ्या नहीं है कि वहां पर यह कॉन्सेप्ट कैथोलिक चर्च के विरोध में आया था, उस कालखंड में आया था जिस कालखंड को रिनेसा एनलाइटनमेंट कहा जाता है। नेशन स्टेट का मूलभूत आधार सिटीजनशिप अथवा नागरिकता है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यह प्रिज्यूम करता है कि नागरिकता की आइडेंटिटी हमारी सारी अन्य आइडेंटिटीज पर प्रभुत्व स्थापित कर देगी और हमारा सामाजिक जीवन किसी भी प्रकार से रिलीजियस आइडेंटिटी से प्रभावित नहीं होगा। और इसी कारण से नेशन स्टेट का आधार सिटीजन है और उस सिटीजन को कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं संविधान द्वारा। यही बाहुल्य यूरोपियन कंट्री के राज्य का आधार है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उन यूरोपियन संविधान में व्यक्ति के अधिकार को अधिक महत्व दिया गया है जिनका आधार नागरिक है, किंतु कलेक्टिव राइट्स अथवा सामूहिक अधिकारों को न्यूनतम महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि यूरोपीय संविधानों में आपको सामूहिक राइट्स का एक भी प्रावधान संभवतः ना मिले। सामूहिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में रखने का स्पष्ट अर्थ है कि उस समूह की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को वैधानिक रूप संविधान प्रदान करता है। उसी रिलीजियस आइडेंटिटी को, जिस रिलीजियस आइडेंटिटी की हम बात कर रहे थे कि वह नागरिकता पर भी प्रभुत्व स्थापित कर सकती है अगर डोमिनेंट हो तो, अब इसको समान रखते हैं अपने भारत के संविधान से।
अब एक बार भारत के संविधान का तुलनात्मक दृष्टि से अवलोकन करते हैं यूरोपीय संविधान के समानांतर। भारत में जनसांख्यिकी भिन्न है, यह तो तथ्य है। भारत की जनसांख्यिकी बहुपंथीय है, यह तथ्य है। संविधान ने रिलीजियस आइडेंटिटी की संभावना से युक्त विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए हैं, जिसमें नागरिकों के अधिकार भी हैं, सामूहिक अधिकार भी हैं। इसमें प्रथम अधिकार है नागरिक का, जिसे अनुच्छेद 25 में विदित किया गया है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, प्रोफेस रिलीजन। यह नागरिक का अधिकार है। यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी, यदि कोई ये माने कि रिलीजियस आइडेंटिटी उसकी घर के कुछ सामान्य क्रियाकलापों तक ही सीमित रहेगी, तो यहाँ पर वैधानिक रूप से उसे ऐसी संभावना से युक्त किया गया है कि वह सामाजिक जीवन पे भी प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट भी एक राइट है जिसे आप सामाजिक जीवन पे कर सकते हैं। यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह राइट कई सारी सीमाओं से बंधा है। उसमें एक सीमा तो यह भी है कि दूसरे मूलभूत अधिकारों से इसका क्रम नीचा है, क्योंकि यदि दूसरे मूलभूत अधिकारों का हनन होगा तो भी इस अधिकार का उपयोग सामान्य नागरिक नहीं कर सकता है। राज्य के पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी जैसे विषय तो है ही जिनके कारण राज्य इन्हें बाधित कर सकता है, परंतु दूसरे के मूलभूत अधिकारों का भी यदि ये हनन करे तो भी राज्य इस पर सीमाएं तय कर सकता है। अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त अधिकार का एक सूक्ष्म परंतु केंद्र बिंदु यह भी है कि वह अधिकार सिर्फ नागरिकों तक सीमित नहीं है, वह अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है। और यहाँ पर यह ध्यान दें कि कानून की परिभाषा में व्यक्ति सिर्फ जीवित मनुष्य तक सीमित नहीं होता है। देवी देवताओं की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात वह एक जीवित प्राणी माने जाते हैं वैधानिक परिभाषाओं में, परंतु मॉस्क या चर्च पर्सन नहीं होती है। इस बात की व्याख्या कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में अनुच्छेद 25 का उपयोग करता है तो कई प्रकार के अन्य उसके लिए सहायक होंगे, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रिलीजन की प्रशंसा से लेकर तुलनात्मक अध्ययन से लेकर आलोचना तक इसी अधिकार का उपयोग नागरिक करता है। यदि समान रिलीजियस आइडेंटिटी के व्यक्ति एक संघ अथवा एसोसिएशन बनाना चाहें तो वह अधिकार भी संविधान अनुच्छेद 19 ही उसे प्रदान करता है। यदि समान रिलीजियस आइडेंटिटी के व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर रिलीजन की सामूहिक अभिव्यक्ति करना चाहें तो वह अधिकार भी अनुच्छेद 19 ही उन्हें प्रदान करता है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। वो किसी भी प्रकार की सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है, वो किसी त्योहार की सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है, वो किसी राज्य द्वारा लिए गए कानूनों के निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन की सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है, वो किसी अन्य प्रकार की सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है। यदि कोई रिलीजियस आइडेंटिटी का व्यक्ति अपने रिलीजन के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे राज्य क्षेत्र में अथवा प्रादेशिक इकाई में स्थायी निवास करना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भी संविधान करता है। यदि वह नागरिक अकेले ये कार्य करना चाहता है तो वह अपने नागरिक के अधिकार का उपयोग करेगा। यदि कई नागरिक किसी सामूहिक रूप में यह कार्य करना चाहते हैं तो वह भी अपने नागरिक के अधिकारों का उपयोग करेंगे। परंतु यह स्मरण रहे कि जितने भी अधिकार अभी मैंने बताए वो सारे के सारे अधिकार निरंकुश नहीं है। राज्य उस पर अंकुश लगा सकता है। संविधान में कई आधार उन पर अंकुश लगाने के दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में ही सिर्फ अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज अनुक्रमित करता है अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकारों को, किंतु 19 क्लॉज 2 से लेकर 19 क्लॉज 6 तक सिर्फ उन अधिकारों पर लगे अंकुशों का ही वर्णन है। राज्य उन सारे अंकुशों का उपयोग कर सकता है विधान निर्माण के समय। यदि हम संविधान में प्रदत्त सामूहिक अधिकारों का विश्लेषण करें तो 3 अधिकार प्रमुखतः दृष्टिगोचर होते हैं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26 का अधिकार रिलीजियस डिनोमिनेशंस को दिया गया है। अनुच्छेद 26 हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को कुछ अधिकार देता है, साथ ही साथ उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के किसी विशिष्ट वर्ग को भी वही अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी मित्तल केस में एक टेस्ट लेट डाउन किया है जिसमें 3 घटक हैं जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है या नहीं। वो क्या है? कॉमन फेथ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंक्टिव नेम। सामान्यतः मंदिर, मठ, चर्च, मदरसे सब रिलीजियस डिनोमिनेशन। अनुच्छेद 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को 4 प्रकार के अधिकार देता है। पहला, सामाजिक जीवन पे संस्थागत रूप से अपनी अभिव्यक्ति करने का, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। पहले जो हमने टेस्ट में कहा था कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का पहला अधिकार इस बात की पुष्टि करता है कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वह स्थापित कर सकते हैं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन वह स्थापित कर सकते हैं एवं उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। दूसरा अधिकार अति व्यापक है। दूसरा अधिकार है टू मैनेज इट ओन अफेयर्स इन अ मैटर ऑफ रिलीजन। आज टेम्पल इकोनॉमी की कई बार सामाजिक रूप से चर्चा होती है। वो टेम्पल इकोनॉमी क्या थी? टेम्पल एक बैंक के रूप में भी एक्ट करता था, टेम्पल गुरुकुल भी होता था, टेम्पल्स में आकस्मिक निधि, आकस्मिक कोष, जो भी आप इसे परिभाषित करें, कंटीजेंसी फंड भी होता था। परंतु आज के मंदिर में
यह सारे क्रियाकलाप बहुत ही संकुचित हो गए हैं। कई मंदिरों में तो इनका अभाव है, कई मंदिरों में बहुत संकुचित रूप में हो रहे हैं, पर उन्हें टेम्पल इकोनॉमी कहना संभव नहीं है। परंतु ये जो अधिकार है टू मैनेज इट ऑन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, अगर इसकी शाब्दिक व्याख्या की जाए तो यह बहुत ही व्यापक है। तीसरा और चौथा अधिकार संपत्ति का है। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास ये अधिकार है कि वह चलाचल संपत्ति का अर्जन कर सकती है, उसका स्वामित्व ले सकती है, उसका प्रबंधन कर सकती है। इस अधिकार पर राज्य 3 प्रकार की सीमाएं निर्धारित कर सकता है। पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है मोरालिटी, तीसरा है, यहाँ पर एक विषय उल्लेखनीय है कि सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 25 में एक सीमा है सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स, वो सीमा यहाँ पर नहीं है। अनुच्छेद 29 का अधिकार इस प्रकार है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have a right to conserve the same। यहाँ पर 3 प्रमुख आधार हैं जो संरक्षण करने का अधिकार देते हैं किसी भी नागरिक के विशेष समूह को। भाषा, लिपि, संस्कृति। हाँ, यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि कल्चर जो शब्दावली है, यदि उसका व्यापक व्याख्या करें तो उसमें भाषा, लिपि दोनों ही आ जाते हैं, परंतु भाषा और लिपि को स्पष्ट रूप से संविधान निर्माताओं ने उल्लेखित किया है एवं संविधान निर्माताओं ने कल्चर अथवा संस्कृति की शब्दावली को परिभाषित न करते हुए राज्य के आगामी कार्यवाहकों पर यह जिम्मेदारी छोड़ी है कि वह उसे परिभाषित करें। यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अनुच्छेद 29 एक प्रकार से निरंकुश अधिकार भी कहा जा सकता है। कारण यह है कि यहाँ पर कोई भी सीमा संविधान निर्माताओं ने नहीं बताई है। यहाँ पर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और टू अदर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पार्ट 3 ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है। इसी प्रकार की भाषा शैली अनुच्छेद 30 में भी देखने को मिलती है। इसी के साथ जो तीसरा राइट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, वो माइनॉरिटी राइट्स हैं जो पूर्ण रूप से कलेक्टिव राइट्स हैं और सिर्फ माइनॉरिटी जिनका आधार रिलीजन और लिंग्विस्टिक अर्थात लैंग्वेज है, उन माइनॉरिटीज को यह अधिकार देता है कि वह अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं, उन शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं, उस शिक्षण संस्थानों की संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। अब जब यह स्थापित हो गया है कि संविधान स्वयं सामाजिक जीवन में रिलीजियस आइडेंटिटी को बाध्य नहीं करता है, अब जब यह स्थापित हो चुका है कि संविधान स्वयं एक वैधानिक रूप देता है रिलीजियस आइडेंटिटी को सामाजिक जीवन में प्रभावित करने का, तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या तब भी इस अवस्था में भी जब सामाजिक जीवन को रिलीजियस आइडेंटिटी प्रभावित करती है, क्या तब भी एक नागरिक को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी कर सके, वह यह ज्ञान कर पाए कि किस प्रकार से पंथ के सदस्य होने के कारण उसका दृष्टिकोण राज्य, समाज अथवा परिवार के प्रति भिन्न हो सकता है। वह इस बात को वैचारिक रूप से समझ पाए कि कुछ विचारकों का मत कि एक विशेष वर्ग की जनसांख्यिकी बढ़ने से किसी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा विपत्ति का उद्गम हो सकता है, क्या इसमें कोई प्रमाणिकता है, क्या इसका कोई रिलीजियस आइडेंटिटी का आधार है, क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार है। इसका निवारण, इसका मिथ्याकरण सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी से ही होगा। यदि आप इसको नहीं पढ़ाएंगे तो यदि आप कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज का अध्ययन अपने पाठ्यक्रम में नहीं कराएंगे तो एक व्यक्ति उन भ्रामक दुष्प्रचार को भी खंडित करने के योग्य नहीं होगा जो विशेष पंथों के लिए किए जाते हैं, जो विशेष पंथों के विरोध में होते हैं। तो हमें इस बात का सूक्ष्म रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि राइट टू कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज में हमें उन पंथों के मूलभूत सिद्धांतों को यथारूप में पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी व्यक्ति विशेष की पुस्तक को एनसीईआरटी में अध्याय के रूप में पढ़ाया जाए। हमें उन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए जो रिलीजन में है, तो मूलभूत सिद्धांत है उस पंथ के दर्शन का। किसी एक व्यक्ति विशेष की व्याख्या सर्वोपरि कभी नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक मत होता है। इस प्रकार के विभिन्न मत होंगे जिन्होंने व्याख्याएं दी होंगी उस पुस्तक पे जो पंथ का रिलीजियस टेक्स्ट है। तो यदि हमें कुरान के कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज्ञान दिया जाए, यदि हमें होली बाइबल के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज्ञान दिया जाए, तो हमें उसे यथारूप में प्रस्तुत किया जाए, उन सिद्धांतों को उन वर्सेस अथवा आयतों के साथ यथारूप में भी प्रस्तुत किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी एक पंथ की एक मत अध्याय में हेगमोनी कर ले और अध्याय में हमें सिर्फ उस एक मत को पढ़ाया जाए इस प्रकार प्रस्तुत करके जैसे वो उस पंथ के उस आयत का लिटरल इंटरप्रिटेशन है। अब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट में 3 अधिकारों को सम्मिलित करने के बाद को समाप्त करते हुए अगले इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार से राज्य का दंड विधान निर्माण करने का कर्तव्य के अभाव में द केरला स्टोरी का उत्पन्न होने का कारण बना है।
यदि आप इस तथ्य को सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे कि क्या हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा विधान है जो लव जिहाद अथवा रिलीजियस कन्वर्जन की समस्या का उन्मूलन करने के लिए निर्मित किया गया हो, तो संभवतः उत्तर होगा नहीं। हमारे पास कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में ऐसे विधान निर्मित हुए हैं हमारे पास कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में ऐसे विधान है जो लव जिहाद अथवा रिलीजियस कन्वर्जन के लिए निर्मित किए गए हैं, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। कई बार सरकारें यह भी इसका कारण बताती हैं कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आता है, इस कारण से स्टेट ही उस पर विधान बना सकती है, जबकि यह तर्क पूर्ण रूप से तथ्यों से विहीन है, क्योंकि हमारा इंडियन पीनल कोड एक संघीय विधान है जो ब्रिटिश काल में हमारा इंडियन पीनल कोड एक संघीय विधान है जो कि ब्रिटिश काल में निर्मित हुआ था। यदि केंद्र सरकार चाहे तो वह इंडियन पीनल कोड अथवा भारतीय दंड विधान में संशोधन करके लव जिहाद अथवा रिलीजियस कन्वर्जन को राष्ट्रीय स्तर पर अपराध घोषित कर सकती है, क्योंकि प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि यदि कुछ स्टेट गवर्नमेंट में वह अपराध है और दूसरे राज्यों में नहीं, तो क्या केंद्र सरकार ऐसा मानती है कि वह अपराध सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित है? क्या केंद्र सरकार ऐसा मानती है कि लव जिहाद रिलीजियस कन्वर्जन सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद भी कि रिलीजियस कन्वर्जन एक सीरियस इशू है, एक गंभीर मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर का, केंद्र सरकार का पक्ष यह है कि वह एक राष्ट्रीय समस्या नहीं अपितु कुछ राज्यों की समस्या है, और जिन राज्यों में यह विधान नहीं है उन राज्यों में उस समस्या का निवारण किस प्रकार होगा? सामान्य भारतीय दंड विधान के द्वारा, जिसमें उन पर कुछ ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी जो विशेषकर लव जिहाद अथवा रिलीजियस कन्वर्जन से डील करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार यदि चाहे तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC में संशोधन करके एक विशेष प्रक्रिया भी बना सकती है, जिसके तहत एक स्पेशल प्रोसीजर होगा जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल किया जाएगा इस प्रकार के अपराधों का। संसद यदि चाहे तो एक विधेयक भी ला सकती है, एक स्पेशल एक्ट भी बना सकती है, जिस प्रकार से उसने पूर्व में भी कई नियम बनाए हैं, NIA का नियम बनाया है, UAPA बनाया है, कोटा बनाया है, टाटा बनाया है। इस प्रकार से वह कोई विशेष अधिनियम क्यों नहीं ला सकती संसद में इस प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं के उन्मूलन के लिए? यहाँ पर राज्य की समीक्षा के लिए मनुस्मृति में की गई राजा की समीक्षा अत्यंत आवश्यक। मनुस्मृति के दृष्टिकोण से राजा में 8 प्रकार के देवताओं का सामर्थ्य देखा गया है। इसी के साथ ये कर्तव्य भी राजा पर है कि वह प्रजा के समक्ष यह सिद्ध करे कि उसमें 8 प्रकार के देवताओं का सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है। उसमें 2 देवता यमराज एवं अग्निदेव भी हैं। यमराज इस कर्तव्य के प्रतिरूप हैं कि हर अभियुक्त को न्यायोचित दंड मिले, किसी को अणु भर भी कम अथवा ज्यादा दंड न दिया जाए, एवं अग्निदेव इस कर्तव्य के प्रतिरूप हैं कि जिस प्रकार अग्नि अशुद्धि को भस्म कर देती है, उसी प्रकार राज्यों को प्रजा में दुष्ट व्यक्तियों को नष्ट कर देना चाहिए। उसी प्रकार राजा को राज्य को अपराध विहीन अथवा पाप मुक्त करना चाहिए। यह कर्तव्य राजा पर है, राज्य पर है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी ऐसा मानते हैं कि यह राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वह दंड विधान निर्मित करे और समाज को अपराध विहीन रखे, अपराधों का उन्मूलन करे। इसी को यदि सेपरेशन ऑफ पावर के दृष्टिकोण से समझा जाए तो विधायिका दंड विधान का निर्माण करती है, कार्यपालिका उसी दंड विधान का अनुगमन करते हुए उन दुष्टों का नाश करती है जिन दुष्टों का नाश करने का प्रतिरूप अग्निदेव है। न्यायपालिका उसी दंड विधान के अनुसार एक अभियुक्त को दंडित करती है, न कम न ज्यादा, बिल्कुल न्यायोचित दंड देती है। तो राज्य का सेपरेशन ऑफ पावर के दृष्टिकोण से भी यह प्रथम कर्तव्य है कि वो ऐसा दंड विधान निर्मित करे, यदि दंड विधान का अभाव हो तो, और यदि दंड विधान है तो अग्निदेव की भांति दुष्टों का विनाश करे। अब हम राज्य का अध्याय समाप्त करते हुए समाज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम में संक्षेप में राज्य समाज के संबंधों को समझना कुछ प्रश्नों से समझते हैं। क्या कारण है कि संविधान में विदित सामूहिक अधिकार होने के पश्चात भी द केरला स्टोरी की पीड़िता में सामूहिक चेतना का उदय नहीं होता? क्या कारण है कि केरला स्टोरी की पीड़िता अपने परिवार की रिलीजियस आइडेंटिटी से जुड़ना भी अनुचित समझती है, अपने माता पिता से संबंध विच्छेद करने में क्षण भर भी नहीं कतराती? हमने संविधान में अनुच्छेद 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमने अनुच्छेद 29 में डिस्टिंक्ट लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव कल्चर के बारे में पढ़ा था। क्या ऐसा व्यक्तित्व अपने आप को किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन से आइडेंटिफाई करेगा? क्या ऐसा व्यक्तित्व किसी विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण करने के लिए किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करेगा? परंतु अभियुक्त अपराधी, द केरला स्टोरी का अभियुक्त अपराधी अपने आप को रिलीजन से भी आइडेंटिफाई करता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन से भी आइडेंटिफाई करता है और अपने कल्चर के संरक्षण के लिए हर प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया करने को तत्पर रहता है। जैसा मैंने पहले भी वर्णित किया है
कि आइडेंटिटी का उदय उसके पर्यावरण, उसकी सराउंडिंग, उसके एनवायरनमेंट से ही होता है। तो यह संभव ही नहीं है यदि उसकी सराउंडिंग, उसका एनवायरनमेंट, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी का उदय करे और पीड़िता में रिलीजियस आइडेंटिटी के प्रति अनभिज्ञता हो। यह प्रेज्यूम किया जा सकता है कि पीड़िता को रिलीजियस आइडेंटिटी से यथाउचित परिचय कराने वाले कारण अत्यंत सीमित है और अभियुक्त को रिलीजियस आइडेंटिटी से परिचय कराने वाले कारण अत्यंत सीमित नहीं है, अपितु अत्यंत बाहुल्य भी हो सकते हैं। यह सारे प्रश्न जो मैंने अभी उठाए, यह सारे प्रश्नों का संबंध समाजशास्त्र से था। परंतु आप प्रश्न कर सकते हैं कि यहाँ राज्य की क्या भूमिका है। उस भूमिका को एंटोनियो ग्राम्स्की की राजनीतिक विचारों से समझते हैं। ग्राम्स्की के अनुसार मार्क्सवाद का उद्देश्य कैपिटलिज्म का समूल विनाश एवं कम्युनिस्ट समाज की स्थापना के लिए जिस क्रांति की आवश्यकता है, जिसे वो वॉर ऑफ मैनोवर कहते हैं, वह क्रांति तब तक नहीं आ सकती जब तक समाज में कम्युनिस्ट विचारधारा सामूहिक चेतना का रूप ना ले, जिसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण न सिर्फ कैपिटलिज्म का त्याग करे, अपितु उससे द्वेष घृणा भी करे। यह कैसे होगा? सोशल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, फैमिली, एसोसिएशंस, एनजीओज इत्यादि इत्यादि, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो कैपिटलिज्म को समाज में पोषित करते हैं। यदि इन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाए तो जो आज कैपिटलिज्म को पोषित कर रहा है, वही सोशल इंस्टीट्यूशन कल को कम्युनिज्म को भी पोषित करेगा। इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय। क्यों? इस विद्यालय, विश्वविद्यालय में राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पठन पाठन होता है। यह विद्यालय ही है जहाँ पर हर नागरिक का बचपन पोषित होता है एवं वह अनभिज्ञ बालक से शिक्षित युवा के रूप में परिवर्तित होता है। यदि स्कूल के पाठ्यक्रम पर हेगेमोनी स्थापित हो जाए तो दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन भी उस विचारधारा से अछूते नहीं रह सकते और यह निश्चित हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों में कम्युनिस्ट विचारधारा अत्यंत प्रबल होंगी, क्योंकि उनके मस्तिष्क में कम्युनिस्ट विचारधाराएं हैं। जब वो परिवार का निर्माण करेंगे, वो अपने बच्चों को भी उसी विचारधारा से परिपूर्ण करेंगे और वह स्वयं कम्युनिस्ट के शिक्षक होंगे अपने परिवार के लिए। और उन्हीं स्कूलों से एक ऐसी सेना भी तैयार होगी जो क्रांति करेगी, जो कैपिटलिज्म का उन्मूलन करेगी शस्त्रों द्वारा। और ये सोशल इंस्टीट्यूशन पर आधिपत्य स्थापित करना वॉर ऑफ पोजीशन है, पैसिव रेवोल्यूशन है। वॉर ऑफ पोजीशन, वॉर ऑफ मैनोवर, दो स्तर पर युद्ध लड़ा जाएगा। एंटोनियो ग्राम्स्की के अनुसार स्कूल एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है उस सशस्त्र क्रांति के लिए, और जो नहीं लड़ेंगे उस सशस्त्र क्रांति में, वह भी वैचारिक तौर पे उनके कृत्यों से सहमत होंगे, क्योंकि स्कूल से जो आइडेंटिटी का निर्माण हुआ है, वह आइडेंटिटी सशस्त्र सेना में और निशस्त्र सेना में समान है। दोनों की आइडेंटिटी पर हेगेमोनी स्थापित हो चुकी है। हेगेमोनी आइडेंटिटी का निर्माण करती है, आइडेंटिटी दृष्टिकोण, आचरण का। यदि आज द केरला स्टोरी जैसी मूवी को सामूहिक चेतना के जनजागरण करने का कारण माना जा रहा है, तो इसका एक अर्थ यह भी तो है कि द केरला स्टोरी ने हमारे उस हेगेमोनी वाले दृष्टिकोण के आवरण को हटा दिया है। अभी तक हमारी बुद्धि पर हेगेमोनी के दृष्टिकोण का, जिसका हमें आभास भी नहीं था, एक ऐसी दृष्टिकोण का आवरण पड़ा हुआ था। इसी आवरण के कारण द केरला स्टोरी की विविधता थी। द केरला स्टोरी घटित हुई थी लिबरल, सेकुलर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंटेलेक्चुअल, ब्राह्मणिज्म, कास्टिज्म, हिंदू फासिज्म, यह हेगेमोनी की शब्दावली भी है। यदि आपकी इंद्रियां अत्यंत उतावली रहती हैं इन सारे शब्दों के प्रयोग के लिए, तो आपको इस विषय पर अवश्य विचार करना चाहिए कि कहीं आपकी शब्दावली पर हेगेमोनी, कम्युनिस्ट हेगेमोनी का प्रभुत्व तो नहीं है। यही शब्दावलियां स्कूल द्वारा बीज के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंकुरित की जाती है। ये सारी शब्दावलियां हमारे नागरिक के कर्तव्यों का निर्धारण भी करती है। एक अच्छा नागरिक कैसा होगा, एक अच्छे नागरिक की नैतिकता कैसी होगी। यदि एक अच्छे नागरिक की नैतिकता एक विशिष्ट वर्ग के लिए ऐसी होगी कि वह हर रिलीजन का सम्मान करे, परंतु रिलीजन का कभी अध्ययन न करे, और यदि वह रिलीजन का अध्ययन कर ले तो उस पर वह विशिष्ट विचारधारा ना निर्धारित करे, यदि इस प्रकार की सिटीजन की, नागरिक की नैतिकता है, इसे हेगेमोनी कहना पूर्ण रूप से संभव है। राज्य की शिक्षा प्रणाली नागरिकता का निर्धारण करती है।
राज्य की शिक्षा व्यवस्था इस तथ्य को पूर्ण रूप से निर्धारित करने में सक्षम है कि किस प्रकार की सामूहिक चेतना का उदय समाज में हो सकता है अथवा नहीं। इसको हमने एंटोनियो ग्राम्स्की की थ्योरी ऑफ हेगेमोनी से देखा। एंटोनियो ग्राम्स्की की थ्योरी अपने उद्देश्यों में कितना सफल होती है, कितना असफल होती है, यह एक अलग विषय है। परंतु यदि एंटोनियो ग्राम्स्की की थ्योरी पूर्ण रूप से असफल होती भारत में, तो संभवतः राइट टू एजुकेशन में सम्मिलित करने के लिए 3 अधिकार की प्रस्तावना का व्याख्यान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गुरुकुल की मांग ही निराधार थी, टेम्पल फ्री मूवमेंट ही निराधार था। यदि ऐसा नहीं होता तो संभवतः कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, अजमेर फाइल्स, केरला फाइल्स, इस तरह की मूवी को सामूहिक चेतना का जनजागरण करने का कारण नहीं माना जाता। हमें यह तथ्य उजागर ना करना पड़ता कि निर्भया रेप केस के पश्चात किस तरह की जनजागृति हुई और उसका फलस्वरूप यह हुआ कि भारतीय दंड संहिता में रेप की परिभाषा को व्यापक किया गया एवं सेक्सुअल ऑफेंसेस की अनुगामिता को भी व्यापक किया गया। किंतु केरला स्टोरी की जनजागृति के बाद भी अभी तक संसद में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया कि लव जिहाद अथवा रिलीजियस कन्वर्जन को भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित किया जाए और उसके लिए एक स्पेशल एक्ट यदि यथाउचित लगे तो बनाया जाए, जिसमें उसके ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष प्रावधान होंगे। हमने यह देखा कि राज्य किस प्रकार से समाज की सामूहिक चेतना को एक सीमा तक बाधित कर सकता है वैधानिक रूप से, किंतु इसका विपरीत भी सत्य है। समाज राज्य को बाध्य कर सकता है अपनी सामूहिक चेतना से। इस प्रकार यह ना भूला जाए, यह तथ्य स्मृतिकोश से लोप ना होने दिया जाए कि समाज का हर नागरिक वोटर है, मतदाता है। वह मतदाता लोकतंत्र का भविष्य तय करता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा राजनीतिक दल राज्य व्यवस्था का कार्यवाहक बनेगा। किंतु यहाँ भी फिर वही विषय है कि जन जागृति जिस समाज की अधिक है, जिसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अधिक है, वह समाज इस विषय को सुनिश्चित करने में कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी का व्यक्ति ही कार्यवाहक बने राष्ट्र का, राज्य का, वह इस तथ्य को सुनिश्चित करने में ज्यादा सक्षम है। यदि किसी व्यक्ति की रिलीजियस आइडेंटिटी उसके हर कर्तव्य को, उसके हर आचरण को निर्धारित करती है, तो वह उसके मतदाता होने के निर्णय को भी निर्धारित करेगी। यह सौभाग्य भी हो सकता है राष्ट्र का और दुर्भाग्य भी हो सकता है। सौभाग्य इस रूप में है कि यदि ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राज्य व्यवस्था का कार्यवाहक निर्धारित करती है, जिसका दूसरे समाज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर विशेष प्रभाव नहीं आता, इस प्रकार का प्रभाव नहीं आता कि वह उसके अधिकारों का हनन कर सके। परंतु दुर्भाग्य तब है जब ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का उदय होता है जो दूसरे समाज के प्रति दुर्भावना रखती है, कारण रिलीजियस आइडेंटिटी का आधार भी होता है। तो यदि ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राज्य का भविष्य निर्धारित करेगी, तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में विपत्ति खड़ी कर सकती है। ऐसी संभावना को व्यक्त करना अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। यदि मतदान, वोट एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति है, तो उसके दूसरे रूप भी हो सकते हैं। दूसरे रूप क्या है? प्रदर्शन, शाहीन बाग के प्रदर्शन, अथवा प्रदर्शन, राइट टू प्रोटेस्ट इन स्ट्राइक्स, इसी प्रकार के अन्य ऐसे अभिव्यक्ति के साधन जो राइट टू प्रोटेस्ट के अंतर्गत वैधानिक रूप से आते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई सामूहिक चेतना इतनी जनजागृति ला चुकी है कि वह प्रदर्शन करने में किसी प्रकार की नैतिक बाध्यता से ग्रसित नहीं है, तो संभव है कि उसकी सामूहिक चेतना इस स्तर तक तो जागृत हो चुकी, वह राज्य का विरोध करना अशिष्ट नहीं समझती है। कारण रिलीजियस आइडेंटिटी भी हो सकते हैं, अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। उसी प्रकार की एक और अभिव्यक्ति है सोशल मीडिया आउटरेज। वह अभिव्यक्ति भीड़ तंत्र का उपयोग कर सड़कों पर, मार्गों पर हो रहा प्रदर्शन तो नहीं है, परंतु सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों के भीड़ तंत्र का उपयोग अवश्य किया गया है। परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि वह भीड़ तंत्र उस प्रकार की हानि नहीं कर सकता, उस प्रकार की प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकता, उस प्रकार के लाइफ थ्रेटनिंग एक्शन नहीं कर सकता जिस प्रकार का मार्गों, सड़कों पर उतरा भीड़ तंत्र करता है। इस सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का फल क्या होता है? एक तो ये राज्य व्यवस्था का कार्यवाहक सुनिश्चित करती है, परंतु यदि सुनिश्चित ना कर पाए तब भी प्रदर्शन, सोशल मीडिया आउटरेज अपने सामूहिक हितों के लिए लाभकारी विधान का विधेयक लोकसभा, राज्यसभा से पास करवाना, अपने सामूहिक हितों की हानि करने वाले विधेयक को रद्द करवाना, मंत्रिमंडल में बदलाव करवाना, इत्यादि इत्यादि। इन सारे तथ्यों को केंद्र में रखकर हम यह अवश्य विचार विमर्श कर सकते हैं कि इन सारे लोकतांत्रिक अधिकारों के सहायता से किस प्रकार की सामूहिक चेतना हम में है या नहीं है।
परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। यदि ऐसा कहा जाए कि परिवार में समाज का दर्पण भी देखा जा सकता है तो संभवतः अनुचित ना हो। केरला स्टोरी के पश्चात इस प्रकार के विचार विमर्श होने भी आरंभ हो गए कि माता पिता के कर्तव्य निष्ठता के अभाव में द केरला स्टोरी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। यह सत्य है या असत्य है, परंतु हम इस तथ्य से विमुख नहीं हो सकते कि वह माता पिता भी राज्य के शिक्षा प्रणाली से ही निकल कर आए हैं। उन पर अपनी बाल्यावस्था में, अपनी युवा अवस्था में किस प्रकार के वैचारिक प्रभाव रहे हैं। जिस प्रकार का अवलोकन हमने पूर्व में भी किया था कि व्यक्ति जिस प्रकार के पर्यावरण में पोषित होता है उस प्रकार का उसका अहम होता है, और जिस प्रकार का उसका अहम होता है उस प्रकार का दृष्टिकोण होता है। यह भी सत्य है कि बहुत सारे परिवारों में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। माता पिता अपनी संतानों से सामाजिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं, समाचार पत्रों में आए व्याख्यानों पर चर्चा करते हैं, परंतु उन चर्चाओं का दृष्टिकोण क्या होता है, यह भी एक गंभीर विषय है। और उन दृष्टिकोण पर उनकी शिक्षा प्रणाली का क्या प्रभाव होता है। इसी के साथ यह भी तथ्य है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन पर सामाजिक राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श ही नहीं होता। कारण यही होता है कि माता पिता का सामाजिक राजनीतिक विषयों में अरुचि होती है। कई परिवार में समाचार पत्र भी नहीं आते, कई परिवारों में न्यूज चैनल भी नहीं देखे जाते। उनके लिए टीवी सिर्फ एक मनोरंजन का साधन होता है। उन परिवारों में इस तरह की धारणाएं भी अस्तित्व में होती हैं कि सोशल साइंस तो बोरिंग सब्जेक्ट है। एवं सर्वाधिक महत्व का विषय, मंथन का विषय तो यह है कि बर्थडे पार्टी, वेडिंग एनिवर्सरी कौन से रेस्टोरेंट, कौन से होटल में सेलिब्रेट करनी है, समर वेकेशन कहाँ मनाने हैं, कार कौन सी खरीदनी है। उनका परिणाम भी है केरला स्टोरी, क्योंकि जब समाज के सदस्य ही समाज और राजनीति से विरक्त हो जाते हैं, जब समाज के सदस्य ही राजनीति एवं समाज से विरक्त होने की मूर्खता कर बैठते हैं तो उसकी परिणति द केरला स्टोरी जैसी ही होती है। राजनीति से विरक्त होना किसी भी समाज के लिए लौकिक स्तर पर पूर्णतः असंभव है। कोई राजनीति और समाज से विरक्त नहीं हो सकता। समाज का सदस्य होते हुए समाज का सदस्य व्यक्ति सदैव ही किसी न किसी समूह का सदस्य रहता है। इन्हीं समूहों की संज्ञा है परिवार, समाज, राष्ट्र, राज्य। समाज से भौतिक सुखों के लिए विरक्त होने की मूर्खता में इस तथ्य को सर्वाधिक नकारा जाता है कि व्यक्ति का निजी जीवन राजनीति के निर्णयों से पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, और इस तथ्य को वो अपनी मनोवैज्ञानिक धारणाओं से परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि आप अपने घर में अपने शारीरिक सुखों का आनंद भोगने में मग्न हैं और आपके घर पर एक भीड़ का दस्तक होता है तो आपके समक्ष कुछ ही विकल्प होते हैं। या तो आप उस भीड़ को यथासंभव उत्तर दें, या तो आप वहां से पलायन कर जाएं, या आप भीड़ से क्षमा याचना करें कि वह आपको न्यूनतम हानि पहुंचाए, अथवा आप जिस कार्य में मग्न हैं उसी कार्य में मग्न रहें एवं ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोई चमत्कार घटित हो जाए। उदाहरणों का देने का मेरा कारण सिर्फ यह है कि यह प्रमाणित हो सके कि किस प्रकार से राजनीति आपके सामान्य जीवन को, आपके व्यक्तिगत निजी जीवन को भी प्रभावित करती है। आप यह मनोधारणा नहीं बना सकते कि राजनीति आपके व्यक्तिगत जीवन को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी और आप समाज और राजनीति से विरक्त होकर जीवन यापन कर सकते हैं। क्या इस प्रकार की धारणा हमें मेट्रोपॉलिटन मिडिल क्लास में देखने को नहीं मिलती? मेट्रोपॉलिटन मिडिल क्लास में इस प्रकार की धारणाएं भी अस्तित्व में मिल सकती हैं कि जो वोट देना भी एक बंधन समझते हैं और उस दिन घर पर रहकर आनंद की अनुभूति करते हैं। यदि केरला स्टोरी की नायिका पीड़िता के चरित्र का अध्ययन करें तो एक पहलू यह भी सामने आता है कि उस पीड़िता का सामाजिक राजनीतिक समझ शून्य थी, और उस सामाजिक राजनीतिक शून्यता का लाभ उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने लिया जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार से शून्य तो है ही नहीं, परंतु इस बात का उन्हें भान भी है कि समाज में इस प्रकार के लोग भी हैं जिनकी सामाजिक राजनीतिक समझ शून्य है, जिनकी समझ का लाभ हमारे राजनीतिक, सामाजिक अथवा अन्य प्रकार के हितों की पूर्ति के लिए उठाया जा सकता है। सामाजिक राजनीतिक समझ के अभाव का एक पहलू यह भी है कि व्यक्ति के कौन से विषय थे लेवल 12 में जिन विषयों ने उसके यूनिवर्सिटी एजुकेशन के विषयों का निर्धारण किया था। द केरला स्टोरी की बात नर्सिंग कॉलेज में गई थी। यहाँ पर यह विषय उसे सामाजिक राजनीतिक समझ को डेवलप करने में किसी प्रकार की सहायता तो नहीं करेंगे। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में सामाजिक विज्ञान को एक निकृष्ट विषय माना जाता है और विज्ञान को बड़ा उत्कृष्ट विषय माना जाता है लेवल 12 के लिए अथवा आगामी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए।
इस कारण को यदि तुच्छ कारण भी माना जाए तो भी यह एक सहायक कारण सिद्ध होता है द केरला स्टोरी के घटित होने में, विशेषकर ऐसे परिवारों के लिए जिनके परिवारों में चर्चा का विषय भौतिक वस्तुएं होती हैं, ना कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दे। यदि कोई लॉ की डिग्री प्राप्त करता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसने फैमिली लॉ अथवा मुस्लिम पर्सनल लॉ का अध्ययन किया होगा। उसे पता होगा कि इनका हलाल क्या होता है, उसे पता होगा कि तलाक हसन क्या होता है, उसे पता होगा कि मुता बेवरिश क्या होती है। इन सारे कई विषयों का अध्ययन करने का प्रभाव उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। इस संभावना को भी खंडित नहीं किया जा सकता कि एक स्त्री जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ का अध्ययन किया हो वह लव जिहाद का शिकार होने की संभावना से कई मीलों दूर चली जाती है। इसमें यह अवश्य सम्मिलित है कि वह एक ऐसी छात्रा नहीं होनी चाहिए जो कॉलेज जाती और आती हो, जिसके लिए लॉ सिर्फ एक डिग्री है जो उसे एग्जाम पास करने के लिए देनी है, जिसका उसके दृष्टिकोण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। हमें यह भी भान होना चाहिए कि कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो यह पूर्ण रूप से सिद्ध करते हैं कि साइंस हमेशा ही इंस्ट्रूमेंट होता है सोशल साइंस का, जिसका उदाहरण वे ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से देते हैं। इतिहास का सबसे ज्वलंत उदाहरण जो यह सिद्ध करता हो कि साइंस इंस्ट्रूमेंट है सोशल साइंस का, वह कोलोनियलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है। यह तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कालखंड में हुए आविष्कारों का उपयोग किस प्रकार से आयुधों के निर्माण में हुआ था। विज्ञान का उपयोग मानवता के उत्थान एवं विनाश दोनों के लिए किया जा सकता है। विज्ञान कोई नैतिकता नहीं है जो विज्ञान के उपयोग के बारे में शिष्टाचार सिखाए। विज्ञान यह नहीं बताएगा कि विज्ञान का उपयोग किस कारणों के लिए, किस हितों के लिए होना है। यदि राजनीति ऐसा समझती है कि उसके राजनीतिक हित शास्त्रों का निर्माण करने से ही होंगे तो विज्ञान का उपयोग उसी दिशा के ओर होगा। राजनीतिक अथवा सैन्य इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तथाकथित महाशक्तियों अथवा सुपर पावर्स ने सदैव विज्ञान का उपयोग स्वयं को सर्वशक्तिमान स्थापित करने के लिए किया है। चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे कोल्ड वॉर हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन हो, चाहे केमिकल बायोलॉजिकल वेपन हो, चाहे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, चाहे स्पेस मिलिटराइजेशन हो, चाहे एंटी सैटेलाइट वेपन हो, चाहे मदर ऑफ ऑल बम हो, चाहे फादर ऑफ ऑल बम हो, चाहे वैक्यूम बम हो, यह सब प्रमाण है विज्ञान के राजनीतिक आयुधीकरण का। जिसके पास परमाणु है वह विजेता है, जिसके पास केमिकल बायोलॉजिकल वेपन है वह विजेता है, जिसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वह विजेता है। यदि यही राजनीति इस बात का निश्चय करती कि विज्ञान का आयुधीकरण नहीं होगा, वही साम्राज्यवादी ताकतें, वही साम्राज्यवादी तथाकथित महाशक्तियां इसका निश्चय करती कि विज्ञान का राजनीतिक अथवा सैन्य आयुधीकरण नहीं होगा एवं उन्हें मानव कल्याणकारी प्रयोगों में ही उपयोग किया जाएगा, जिसे नॉन मिलिट्री यूसेज कहा जाता है, तो संभवतः इतिहास ही भिन्न होता। इन सारे प्रश्नों एवं उदाहरणों से क्या यह स्थापित नहीं होता कि अंतिम निर्णय राजनीति का होता है, विज्ञान का नहीं। चाहे विज्ञान का आयुधीकरण संपूर्ण विश्व का, मानव समाज का विनाश ही क्यों न कर दे, परंतु राष्ट्र के नैतिक मूल्यों का निर्धारण राजनीति ही करती है। संभवतः यही कारण है कि तथाकथित महाशक्तियां अपने राष्ट्र हितों के अनुकूल परिस्थितियों में डिसआर्मामेंट की वार्ता करती हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में चर्चा का समापन कर देती हैं। यह तथ्य भी विशेषकर लोकतांत्रिक राष्ट्रों से छुपाया नहीं जा सकता कि किस प्रकार आंतरिक राजनीति राष्ट्र के फॉरेन पॉलिसी अथवा विदेश नीति के लिए गए निर्णय को प्रभावित करती है। और परंतु यदि यही सामाजिक विज्ञान हीन हो जाए तो विज्ञान के इस पहलू पर चर्चा कैसे होगी। साथ ही हमें इस विषय पर भी विचार करना चाहिए कि क्या साइंस को सामाजिक विज्ञान से निकृष्ट बनाने का कारण वही एंटोनियो ग्राम्स्की की हेगेमोनी की शब्दावली तो नहीं है, जिस प्रकार कि इसके लाभार्थी तो वही लोग हैं जिनका ब्रेकिंग इंडिया फोर्स से संबंध है। यदि किसी व्यक्ति का सामाजिक विज्ञान के प्रति हीन भावना के कारण सामाजिक राजनीतिक चिंतन शून्य हो जाता है तो उस प्रकार के सामाजिक राजनीतिक चिंतन की शून्यता का लाभ उठाने वाली ब्रेकिंग इंडिया फोर्स ही तो है। तो क्या इस संभावना पे विचार नहीं किया जा सकता, क्या ये उन ब्रेकिंग इंडिया फोर्स की एंटोनियो ग्राम्स्की की शब्दावली में हेगेमोनी तो नहीं है। तो हमने समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, हमने इससे पूर्व राष्ट्र के, राज्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सबसे अंतिम में हमारे पास बचता है व्यक्ति के वैचारिक कारण, जिनके कारण ऐसा होता है कि केरला स्टोरी जैसी घटना घटित हो जाती है और बहुत व्यापक रूप में घटित होती है।
व्यक्तिगत कारण का राजनीतिक, राज्य एवं समाज के पहलुओं से विरक्त होकर विश्लेषण करना उचित इसलिए नहीं है। जिस प्रकार मैंने बताया, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज एवं राज्य से पूर्णतः प्रभावित होता है। व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण क्या है? व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण से उसका आचरण प्रभावित होता है, और इस दृष्टिकोण में यह भी सम्मिलित करना पड़ेगा कि उसकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं। यदि उसकी प्राथमिकताएं कैरियर जॉब ही है तो उसके मत, यदि उसकी प्राथमिकताएं कैरियर जॉब मैरिज कार घर यही सब है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना भी है कि उसका सामाजिक राजनीतिक चिंतन शून्य हो सकता है, क्योंकि उसके लिए विचार के विषय ही नहीं है सामाजिक राजनीतिक विषय। उसके विचार के विषय वही है जो उसकी प्राथमिकताएं हैं। वह इसी विषय पर विचार करेगा कि अभी मेरे को 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, 11th-12th में सब्जेक्ट लेने के बाद मेरे को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कौन से सब्जेक्ट में करना। यह बहुत चर्चा का सामान्य विषय है परिवार में कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है। तो यदि उसकी प्राथमिकता क्या बनेगी है और एक पद है, सरकारी नौकरी है या कोई बड़ा पद है जो उसे पाना है, तो इस बात की संभावना अधिक हो जाती है कि सामाजिक राजनीतिक चिंतन शून्य हो जाएगा। आप भी संभवतः ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिनका सामाजिक राजनीतिक चिंतन शून्य होता है, उन्हें किसी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ नहीं होती है। वो समाचार पत्रों से, न्यूज़ चैनलों से बहुत दूर होते हैं। वो यदि मीडिया का, जिसे हम कहें कि मीडिया का, टीवी का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का यदि उपयोग भी करते हैं तो फिर वो मनोरंजन की दृष्टि से ही होता है। वो बिग बॉस ही देखेंगे, वह बिग बॉस में रुचि लेंगे, वह एक तक पूरे सीरियल में रुचि ले सकते हैं, वह न्यूज़ चैनल पे हो रहे डिबेट्स में किसी प्रकार की रुचि नहीं होती, और ये उनके बोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसी में जब यह सम्मिलित हो जाता है कि साइंस को लेके एक समान दृष्टिकोण होता है और सामाजिक विज्ञान को लेके एक दृष्टिकोण होता है, तो नैतिक मूल्यों का पतन और सरल तरीके से होगा, क्योंकि नैतिक मूल्य कभी भी विज्ञान का विषय नहीं होते। उस व्यक्ति की जो प्राथमिकता है, उसके जीवन के आचरण को प्रभावित करती है। उसके उन प्राथमिकताओं से भिन्न कोई नैतिक मूल्य नहीं होते। वो प्राथमिकताएं उनके जीवन का उद्देश्य है, और उस जीवन के उद्देश्य के लिए साधन अनैतिक भी हो तो उसे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर यह विषय जरूर है कि आज हमारे पास इंटरनेट है, मीडिया है, तो इसका लाभ आज के युवा पीढ़ी अवश्य उठा सकती है। यदि किसी को केरला स्टोरी के बारे में अध्ययन करना है तो उसके बारे में वो इंटरनेट पर बहुत सर्च कर सकता है। विभिन्न प्रकार के वेबसाइट पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे। यह अवश्य है कि विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों से हो सकते हैं, परंतु यह भी हमें समझना चाहिए कि आज के समय हमारे लिए एक वरदान की भांति भी है इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया, यदि उसका हम सही उपयोग जानते हैं तो। यदि किसी व्यक्ति को यह पता करना है कि IAS किस में रिक्रूटमेंट कर रहा है, IAS का रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा कौन से राज्य से होता है, वह सरलता से पता कर सकता है। यदि किसी को यह पता करना है कि क्या सत्यता में IAS जो अपना वैचारिक कारण बताता है अपने कर्मों का, क्या वही कारण है, वैचारिक कारण है उसके आचरण का, या वो सिर्फ एक दुष्प्रचार कर रहा है, तो इसके लिए सरलता से कई वेबसाइट्स हैं जो आपको कुरान और हदीस यथास्वरूप प्रस्तुत कर देंगी। आप उन वेबसाइट्स पे जाके कुरान और हदीस को अध्ययन कर सकते हैं और एक सामान्य निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि क्या उनकी बातों में कोई तथ्य है या वो तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः शून्य है एवं पूर्ण रूप से उन्हें दुष्प्रचार कहा जा सकता है। यह अध्ययन आज के लिए बहुत सरल है इंटरनेट से, सोशल मीडिया के माध्यम से। यदि किसी को और थोड़ा जानना है तो बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल भी हैं जो पूरे दिन इसी विषय पर डिबेट करते हैं कि कुरान हदीस में ऐसी कौन सी आयतें हैं जिन्हें अमानवीय कहा जा सकता है। यदि इन सारे संसाधनों के होते हुए भी हमारे जन जागृति में किसी प्रकार की बाध्यता आती है, उसके कारण मैं समझता हूँ कि प्रमुखता राज्य के हैं। इसलिए हमने आरंभ में इस प्रकार के प्रश्न उठाए थे कि क्या राज्य सर्वप्रथम कारण है। हम इस विषय का अवलोकन करेंगे कि कौन सर्वप्रथम कारण है और तो मेरे उत्तर में राज्य ही सर्वप्रथम कारण है। जो कार्य वैधानिक रूप से राज्य कर सकता है वह समाज अथवा परिवार अथवा व्यक्ति नहीं कर सकता है, वह स्वयं से बना होता है। और क्योंकि राज्य का प्रभुत्व है हिंसा की वैधानिक प्रक्रियाओं का, चाहे वो न्यायपालिका के दंड के रूप में हो, चाहे वो पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में हो, तो वो सारे अधिकार हिंसा पर प्रभुत्व जो राज्य का है, हिंसा पर प्रभुत्व जो राज्य का एक अधिकार है, वो एक अधिकार किसी समाज के पास नहीं है, किसी व्यक्ति या वर्ग के पास नहीं है। यह एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है जो राज्य को भिन्न बनाता है किसी दूसरे समूह से। यदि राज्य सुषुप्त अवस्था में चला जाए, यदि राज्य निद्रा में चला जाए, तो समाज और व्यक्ति के पास विकल्प क्या है? अपने जीवन को यदि उसे इस तरह की घटनाओं से प्रभावित होने से बचाना है तो उसे कुछ ना कुछ मार्ग निकालने होंगे, अन्यथा वो उसका पीड़ित ही बनेगा। तो यदि समाज में इस तरह की सामूहिक चेतना जागृत होती है कि यदि राज्य निद्रा में है तो हम एक सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति सामाजिक रूप में करें, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो निर्विकल्प है, विकल्प नहीं है उसके सामने राज्य निद्रा में है।